खिलाड़ी अगर ढंग से न खेलें और टीम हार जाए तो दुख तो होता है। 11 नवंबर को दुबई में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जनता के साथ साथ भारत में भी जनता इस मैच को देख रही थी। वो क्या है कि हम क्रिकेट के फैन बहुत बड़े हैं, इसलिए हमने देखा, पूरे भारत ने देखा और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी देखा कि 19वें ओवर में हसन अली ने मैथ्यू वेड का लंजू पंजू सा कैच ड्रॉप किया। इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तानियों से देखा नहीं गया, जो स्टेडियम में थे उनसे भी और जो अपने देश में टीवी सेट देख रहे थे उनसे भी। लाजमी था हसन अली की आलोचना हो, उस पर मीम बने और ये हुआ भी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हसन अली के धर्म, पंथ, परिवार को इस खेल में घसीटा गया तो अति की सारी सीमाएं लांघ दी गई। कहा गया हसन अली शिया हैं इसलिए बुरा खेले। एक कैच क्या छूटा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक शियाओं के खिलाफ नफरत की नदी बहने लगी। फिर उनकी भारतीय पत्नी पर भी बहुत बात होने लगी। तो हमें लगा कि एक क्रिकेट प्रेमी देश में इस विषय पर बात होनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी कभी अपने क्रिकेटर्स के लिए इस तरह की बातें करते हैं। हम आप नहीं करते हैं, कुछ मूर्ख हैं जो करते हैं, लेकिन बगल के देश में क्या हुआ आज आपको विस्तार से बताएंगे। इसके पहले कुछ सुर्खियों पर गौर करिए। पहली सुर्खी चीन सीमा से आई। हाल में भारत में चीनी घुसपैठ को लेकर पेंटागन की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें दावा किया गया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लगे एक विवादित क्षेत्र में गांव का निर्माण कर रहा है। अब इस मामले में भारत सरकार की ओर से बयान आ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस रिपोर्ट से जुड़े सवाल पर कहा, चीन ने पिछले कई वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ उन क्षेत्रों में भी निर्माण किया है जिन पर उसने दशकों से अवैध कब्जा कर रखा है। China has undertaken construction activities in the past several years along the border areas, including in the areas that it has illegally occupied over decades. India has neither accepted such illegal occupation of our territory, nor has it accepted the unjustified Chinese claims. Government has always conveyed its strong protest to such activities through diplomatic means and will continue to do so in the future. बागची ने कहा कि भारत सरकार ने हमेशा ऐसी गतिविधियों का राजनयिक माध्यमों से कड़ा विरोध किया है, भविष्य में भी ऐसा किया जाएगा। विदेश मंत्रालय भले ही ये स्वीकार कर रहा हो कि चीन द्वारा दशकों से इस तरह के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा गांव बसाने की अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज किया है। एक न्यूज़ चैनल के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि इस नए विवाद में कोई सच्चाई नहीं है। रावत का जोर इस बात पर था कि चीन का निर्माण वहीं हुआ जो इलाका उसके पास पहले से था। इस बात को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। अब पेंटागन की रिपोर्ट को लेकर ये दो रुख सामने आए हैं और जाहिर है विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। दूसरी सुर्खी में बात महंगाई से जुड़े आंकड़ों की। एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.48% पर पहुंच गई। सितंबर की बात करें तो महंगाई दर 4.35% थी, यानी कि सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई दर में वृद्धि दर्ज की गई। ये तो हुई सरकारी आंकड़ों की बात। ये आंकड़े दर्ज कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिए। सब्जी, अंडे समेत खाने पीने के सामान की कीमतें, पेट्रोल डीजल के दाम, ये सब खुदरा महंगाई दर तय करने का बड़ा फैक्टर होते हैं। जिस महीने इन सामानों की कीमत कम रहती है, खुदरा महंगाई दर कम आती है। जब ये बढ़ते हैं तो बढ़ जाती है। गणित के हिसाब से सामान के दाम में एक खास समय में होने वाले बदलाव को प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। यही प्रतिशत महंगाई दर होती है। खुदरा महंगाई दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI निकालता है। इसे RBI ट्रैक करता है। हर महीने सामान के दाम में जो बदलाव होते हैं उन्हें प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है और फिर खुदरा महंगाई दर सामने आती है। अगली सुर्खी यूपी से। लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे सपा नेता गायत्री प्रजापति समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीते 10 नवंबर को कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में गायत्री प्रजापति, अशोक तिवारी और आशीष शुक्ल को दोषी करार दिया। तीनों दोषियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर 2016 में चित्रकूट की एक महिला ने आरोप लगाया कि मंत्री ने उनके और उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। 18 फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में प्रजापति समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगरेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ दिन फरार रहने के बाद मार्च 2017 में गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया।
18 जुलाई 2017 को पॉक्सो की विशेष अदालत ने गायत्री समेत सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए। बाद में सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट को सौंप दी गई। कौन है गायत्री प्रजापति, ये भी जान लीजिए। अमेठी के एक गरीब परिवार में पैदा हुए। जवानी के दिनों में पुताई का काम करते थे। कुछ साल ब्रश चलाने के बाद दूसरों से ब्रश चलवाने लगे, यानी पुताई के ठेके लेने शुरू कर दिए। राजीव गांधी का दौर था। अमेठी में तब काफी निर्माण कार्य हो रहा था। पैसा आया तो प्रजापति को चस्का लगा नेतागिरी का। उन्होंने प्रजापतियों समेत तमाम पिछड़ी जातियों का झंडा उठाया और साल 1993 में विधानसभा चुनाव लड़े, हार गए। फिर उनकी मुलाकात हुई मुलायम सिंह यादव से। इसके बाद 1996 और 2002 का विधानसभा चुनाव वो समाजवादी पार्टी से लड़े, अमेठी से, और फिर हार गए। लेकिन 2012 में उन्हें जीत मिली। यूपी में सपा की सरकार बनी तो फरवरी 2013 में मंत्री पद भी मिल गया। सिंचाई राज्य मंत्री बने। फिर जुलाई में मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ तो स्वतंत्र प्रभार मिला और जनवरी 2014 में कैबिनेट मंत्री बने माइनिंग डिपार्टमेंट के। खनन मंत्री रहते हुए गायत्री प्रजापति पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। शिकायतें हुई तो मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां से सीबीआई जांच के आदेश आए, जिसके बाद 12 सितंबर 2016 को अखिलेश यादव ने गायत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। फिर उनकी वापसी भी हुई। इस दफा उन्हें परिवहन मंत्रालय मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रेप का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, जिसके बाद पूरे चुनाव अभियान के दौरान गायत्री प्रजापति फरार रहे। बीजेपी गरिमा सिंह ने उन्हें 5000 वोटों के मार्जिन से फिर विधानसभा चुनाव भी हराया। योगी सरकार बनने के बाद मई 2017 में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगली सुर्खी, इसमें बात हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति पर जारी बयानबाजी की। आज वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने कहा, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। Is Hinduism about beating a Sikh or a Muslim? Hindutva, of course, is. But is Hinduism about killing a cloud? In which book is this written? I have not seen it. I have read the Upanishads. I have not seen it. Where is it written that you should kill an innocent man? I am unable to find this in Hindu scripture, in Islamic scripture, in Sikh scripture. I can see it in Hindutva. So these are the type of things we have to discuss, and these are the type of things that we have to spread among ourselves. अब राहुल गांधी का बयान आया तो बीजेपी का जवाब भी आएगा। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हिंदू धर्म पर प्रहार करना गांधी परिवार का चरित्र है। It is at the behest of the Gandhi family, particularly Mr. Rahul Gandhi, that the other leaders of the Congress party, be it Salman Khurshid, be it Digvijay Singh, be it Rashid Alvi, or be it Manishankar Iyer, they often speak against Hinduism. This pathological hatred for Hinduism amongst the Congress leader gets its traction, gets its energy from Mr. Rahul Gandhi and from the Gandhi family. बढ़ते हैं आखिरी सुर्खी की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 2 नई योजनाएं लॉन्च की। पहली है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम में छोटे या आम इन्वेस्टर की पहुंच सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की पहुंच तक बढ़ाने की कोशिश की गई है। इस स्कीम के लागू होने से छोटे निवेशक सरकारी बॉन्ड्स या स्टॉक में निवेश कर सकेंगे। ये प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभी तक सरकारी बॉन्ड में बड़े निवेशक या संस्थागत निवेश का ही दबदबा रहा। सरकारी बॉन्ड में निवेश को सुरक्षित विकल्प माना जाता है क्योंकि इनके पीछे सरकार की गारंटी होती है। इस स्कीम के तहत निवेश करने के लिए निवेशक को रिटेल डायरेक्ट गिल्ड यानी आरडीजी अकाउंट खोलना होगा, जिसके लिए किसी बैंक की भारतीय ब्रांच में एक सेविंग अकाउंट, आधार या पैन कार्ड जैसे किसी वैध आईडी प्रूफ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। क्या होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आपके मन में प्रश्न आया होगा। अलग अलग कामों के लिए सरकार को पैसा चाहिए होता है। ये पैसा जुटाने के लिए सरकार अक्सर बॉन्ड जारी करती है। ये कर्ज की तरह होता है, यानी सरकार इस बॉन्ड के जरिए कर्ज जुटाती है। ऐसे बॉन्ड से जुटाया गया पैसा सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है। इस पैसे की वापसी और इस पर निश्चित रिटर्न देने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित माना जाता है। दूसरी स्कीम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम यानी एकीकृत लोकपाल योजना। इस योजना में आरबीआई के तहत आने वाले संस्थानों के खिलाफ ग्राहकों की जो भी शिकायतें होती हैं उनके निपटारे की प्रक्रिया को बेहतर करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायत एक पोर्टल पर दर्ज करवानी होगी और क्या कार्रवाई उनकी शिकायत पर हो रही वो भी वो ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जहां तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतों के निपटारे और प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। इन दोनों योजनाओं को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इससे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा।
बीते 6-7 वर्षों से केंद्र सरकार सामान्य मानवी उसके हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। एक रेगुलेटर के तौर पर आरबीआई अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। मुझे खुशी है कि आरबीआई ने भी सामान्य मानवी की सुविधा बढ़ाने के लिए सामान्य नागरिक को ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं और उसमें आज एक और कदम जोड़ा है। आज जिन 2 योजनाओं को लॉन्च किया गया है उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। धर्म का सीमेंट देश की नींव के लिए कितना खतरनाक होता है, इसे सोचे बिना पाकिस्तान के लिए आंदोलन चला। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे ज़हीन लोग जो दीन और दुनिया दोनों की समझ रखते थे, पाकिस्तान के विचार के खिलाफ थे, क्योंकि वो जानते थे कि पाकिस्तान नाम के प्रयोग का नतीजा मुसलमानों के लिए ही कितना घातक होगा। बावजूद इसके मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान लेकर रही। पाकिस्तान बना था मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के लिए लेकिन इन 75 वर्षों में भी पाकिस्तान सारे मुसलमानों के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना पाया। और अब तो पाकिस्तान के स्याह सच को उघाड़ने के लिए 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम जैसी ऐतिहासिक घटनाओं की जरूरत भी नहीं रह गई। दुबई में एक खिलाड़ी से कैच क्या छूटा, ये बात पूरी दुनिया के सामने आ गई कि पाकिस्तान में इस्लाम के भीतर ही अल्पसंख्यकों की हालत क्या है। ऐसे ही नहीं, ट्विटर पर हसन अली और शिया शब्द ट्रेंड कर रहे थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हसन अली का कैच छूटना वाकई पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक था। लेकिन क्या हसन अली ने अकेले पाकिस्तान को मैच हरवा दिया? क्या उस कैच छूटने के बाद 3 छक्के भी हसन अली ने ही पड़वा दिए? इस सवाल पर कुछ वक्त बिताना बनता है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने आए थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए बुलाया। पाकिस्तान ने 176 रन बनाए, ठीक ठाक टारगेट। फिर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही। 12 ओवर खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने महज 96 रन बनाए थे, वो भी 5 विकेट गंवाकर। ऑस्ट्रेलिया को अब 48 गेंदों में 81 रन चाहिए थे, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा था। मैच पाकिस्तान के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस और मैथ्यू वेड क्रीज पर बने रहे। बावजूद इसके आखिरी 24 गेंदों में भी ऑस्ट्रेलिया को 50 रन और चाहिए थे। यहां तक प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पर था। लेकिन इसके बाद जब हारिस रऊफ 17वां ओवर और हसन अली 18वां ओवर लेकर आए तो दबाव पाकिस्तान पर आना शुरू हो गया। 17वें ओवर में हारिस को 13 रन पड़े और 18वें ओवर में हसन अली ने 15 रन दिए। मैच यहीं से ऑस्ट्रेलिया के पाले में जाता दिख रहा था। फिर 19वें ओवर में बाउंड्री लाइन पर हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच ड्रॉप कर दिया। कई लोग कह रहे हैं आसान था, कई लोग कह रहे हैं कि भागते हुए आ रहे थे तो मुश्किल था। जिस वक्त वेड का कैच ड्रॉप किया गया वो 13 गेंदों में 21 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद उन्होंने 3 छक्के लगाए और मैच 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया। खालिस हार जीत की नज़र से देखें तो हसन अली से चूक तो वाकई हुई। पाकिस्तान को अगर विकेट मिलता तो शायद वो मैच में वापसी कर पाता, नया बैटर कुछ वक्त लेता, बॉलर का मनोबल ऊपर रहता, आदि इत्यादि। हसन अली का ड्रॉप करना कैच निर्विवाद रूप से मैच की एक बड़ी हाईलाइट था। लेकिन बारीक नज़र से मैच देखने वाले एक और ही कहानी सुनाते हैं। ललन टॉप की स्पोर्ट्स डेस्क, उसने इस मैच को बॉल बाय बॉल फॉलो किया। हमारे लिए वर्ल्ड कप कवर कर रहे विपिन ध्यान दिलाते हैं कि हसन अली के ड्रॉप के बाद एक दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी ने अगली 3 गेंदों पर क्या किया ये भी याद रखना होगा। वो ओवर की चौथी गेंद यॉर्कर करने से मिस कर गए। 5वीं गेंद वेड को स्लॉट में दी और आखिरी फिर यॉर्कर मिस की और उसका अंजाम भी पिछली 2 गेंदों जैसा हुआ, छक्के पर छक्के पड़ते रहे। दूसरी तरफ अगर हसन अली मैथ्यू वेड का कैच पकड़ भी लेते तो भी क्या ऑस्ट्रेलिया मैच पूरी तरह से गंवा चुका था? ऐसा कहने से पहले ये जान लीजिए कि अगर वेड आउट होते तो बहुत संभावना थी कि अगली गेंद का सामना करते मार्कस स्टोइनिस, जिनका T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 134.51 का है। छक्के लगाने में वो भी माहिर हैं। और अगले बल्लेबाज होते पैट कमिंस, जिनका स्ट्राइक रेट 133.33 का है और ऑस्ट्रेलिया उन्हें एक ऑलराउंडर की तरह देखता है।
मैच का ये बारीक विश्लेषण बताता है कि हसन अली पर हार का ठीकरा फोड़ने में समस्या क्या है। ये कहने के लिए पर्याप्त जगह है कि हसन अली को बेहतर खेल दिखाना चाहिए था, कैचेस विन द मैचेस आदि इत्यादि, पर यही बात अफरीदी और दूसरे लोगों के बारे में भी कही जा सकती है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कोई मैच 20 ओवर तक एक तरफ झुका रहता है और कई बार आखिरी गेंद पर पलट जाता है। पर हमने पहले बताया, शियाओं के लिए नफरत से भरे पड़े पाकिस्तान के कट्टरपंथी लोगों ने बस इस एक बात को पकड़ लिया कि हसन अली भी शिया हैं। कई लोगों ने हसन के नाम से ही अंदाजा लगा लिया कि वो शिया हैं, क्योंकि अली नाम शिया पंथ में खूब रखा जाता है। साथ में लिखा, एक शिया पाकिस्तान को ले डूबा। एक यूजर लिखता है, हसन अली अब शिया कार्ड खेलेगा। एक दूसरा यूजर लिखता है, हसन अली इज अ शिया फॉर श्योर, माने शिया होना पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की गारंटी हो। कुछ यूजर्स ने यहाँ तक लिख दिया कि हसन अली ने पाकिस्तान में शियाओं पर होने वाले अत्याचारों का बदला लिया है। कुछ बददिमाग लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हसन अली की गलती को एक भारतीय महिला से उनकी शादी से जोड़ दिया। हसन अली की पत्नी समिया आरजू भारत से हैं। हसन को लेकर जो कुछ कहा गया, उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए, उनमें से ज़्यादातर तो हम आपको यहाँ बता भी नहीं सकते। हसन अली के शिया होने को लेकर जब बात कुछ ज़्यादा ही आगे जाने लगी तो भारत और पाकिस्तान से कई लोगों ने उनके समर्थन में भी ट्वीट किए और इस बात पर जोर दिया कि हसन अली के खेल का उनके शिया होने से, सुन्नी ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे पाकिस्तान की बात करें तो शियाओं के साथ दुर्व्यवहार का ये पहला मामला नहीं है। हसन अली तो हसन अली, पाकिस्तान में उसे बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को भी शिया होने की सजा मिली। जिन्ना के दादा काठियावाड़ी हिंदू थे, नाम था पूंजा गोकुलदास मेघजी ठक्कर। उन्होंने इस्लाम अपनाया तो इस्माइली शाखा का हिस्सा बने। दुनिया में कई जगह मुसलमान इस्माइलियों को मुसलमान नहीं मानते। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने शिया इस्लाम कबूल किया, लेकिन सुन्नी मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा शियाओं से भी नफरत करता है। जिन्ना का शिया होना पाकिस्तानी हुकूमत और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के लिए भी जैसे शर्मिंदगी की बात थी। जब तक पाकिस्तान बनने का संघर्ष चला तब तक इस बात ने ज़्यादा सर नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना का शिया होना कईयों को पाकिस्तान की शान में बट्टा जैसा लगने लगा। जब जिन्ना का देहांत हुआ तो अंतिम संस्कार भी दो अलग तरीकों से हुआ। एक जो उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने करवाया, दूसरा जो पाकिस्तान की हुकूमत ने करवाया। पहले फातिमा और चंद करीबियों ने मिलजुल कर चुपके से शिया रवायतों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुसल करवाया गया। फिर गवर्नर जनरल के उसी बंगले में जहां उन्होंने आखिरी सांस ली थी, नमाज जनाजा भी पढ़ा गया और उस वक्त उस कमरे के भीतर बस 3-4 शिया ही मौजूद थे। लियाकत अली खान चूंकि सुन्नी थे इसलिए कमरे के बाहर खड़े थे। शिया तौर तरीकों से अंतिम संस्कार की रस्में अदा करने के बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार के सुपुर्द कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत इतिहास से लोगों के दिमाग से ये याद खुरच कर फेंक देना चाहती थी कि जिन्ना शिया थे, इसलिए आधिकारिक कार्यक्रम में राजकीय सम्मान के साथ जिन्ना की अंतिम विदाई हुई। लेकिन सुन्नी रवायतों के मुताबिक मरने वाला क्या था, किस में यकीन रखता था, इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया। पाकिस्तान में इस्लाम के भीतर अल्पसंख्यकों से कैसा बर्ताव किया जाता है उसकी एक और बानगी सुनिए। किसी इस्लामिक मुल्क से ताल्लुक रखने वाले पहले शख्स को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला 1979 में। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अब्दुल सलाम, पाकिस्तान के नागरिक। 1960 और 70 के दशक में पाकिस्तान में अब्दुल सलाम का बड़ा रुतबा था। वो राष्ट्रपति के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर भी थे और देश की इंटरनल एजेंसी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने में सरकार की मदद कर रहे थे। फिजिक्स की फील्ड में बेहतरीन काम और पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम में योगदान की वजह से उन्हें 60 के दशक में पाकिस्तान का नेशनल हीरो माना जाता था। अब्दुल सलाम और उनके जैसे दूसरे 30 लाख अहमदिया लोगों की जिंदगी पर 1974 में बदल गई, जब पाकिस्तान की असेंबली ने संविधान में संशोधन कर अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया। 1974 में अब्दुल सलाम ने संविधान संशोधन के विरोध में अपने सरकारी पद से इस्तीफा दे दिया और अपने काम को जारी रखने के लिए देश छोड़कर यूरोप चले गए। वहाँ इटली में वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर काम करते रहे और फिर 1979 में उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1996 में अब्दुल सलाम का निधन हुआ और अपमान अभी खत्म नहीं हुआ। उनका पार्थिव शरीर पाकिस्तान में दफनाया गया था। उनकी कब्र के पत्थर पर लिखा गया, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला मुसलमान। लेकिन मजहबी कट्टरपंथियों के लगातार विरोध के बाद एक लोकल मजिस्ट्रेट ने उससे मुसलमान शब्द हटाने का आदेश दे दिया। कहा गया कि जो शख्स मुसलमान है ही नहीं, उसकी कब्र पर मुसलमान शब्द लिखना एक गुनाह है। इसके बाद इस शब्द को कब्र पर से खुरच दिया गया। आप पाकिस्तान, अहमदिया और ब्लास्ट ये 3 शब्द गूगल करके देखिए, नजर आएगा कि अहमदिया लोगों पर कितने हमले हुए, कितनी जाने गई। अहमदिया खुद को मुसलमान कहते हैं, पर पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान जो बहुसंख्यक में और दूसरे भी उन्हें मुसलमान नहीं मानते। शियाओं के साथ तो ये नहीं होता, लेकिन उन्हें भी दोयम दर्जे का माना जाता है। ये किसी से छिपा नहीं। अपनी मान्यताओं के समर्थन में शिया एक फेसबुक पोस्ट कर दें, उतने में उनकी जान पर बनाती है।
ऐसे में हसन अली के साथ जो हुआ उस पर हम अफसोस कर सकते हैं, आश्चर्य नहीं। अब दो बातें और। पहला, जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर चीज़ें होनी चाहिए, जिन्ना जैसे लोग जिनकी मौत और मैयत के साथ ही उनकी मूर्खताओं पर एक ठप्पा लग गया, क्योंकि जो देश धर्म के नाम पर, धार्मिक कट्टरता के नाम पर बनता है, पनपता है, उसका यही हश्र होता है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, आपके भी, कि हमें अड़ोस पड़ोस के लोगों से, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। कट्टरपंथ को, धर्म के आधार पर की गई एक तरफा व्याख्याओं को किनारे रखना चाहिए। एक साइंटिफिक मुल्क बनाना चाहिए, एक वैज्ञानिक सोच वाला, दृष्टिकोण वाला देश जो अपनी परंपराओं को साथ लेकर चले, उनसे संवाद करे, लेकिन भविष्य की तरफ उन्मुख हो, और जहाँ पर हर प्रजाति का मनुष्य, हर प्रकृति का मनुष्य अपने संवर्धन पर काम कर सके। आई एम श्योर हम पाकिस्तान से ये सीखेंगे कि हमें पाकिस्तान जैसा नहीं बनना है। बाकी कुछ लोग हैं जो हमारी क्रिकेट टीम को भी ट्रोल करते वक्त सीमाएं लांघते हैं, धमकियां देते हैं, और फिर पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंचती है तो कहते हैं मोबाइल स्लिप हो गया था। शो में अब आखिरी पड़ाव, वक्त है कू की राय का। हमने कू पर जनता से पूछा, क्या वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार पर खुशी मनाना सही है? 78% लोगों ने कहा हाँ, 22% लोगों ने कहा ना। जैसा कि हम आमतौर पर आपसे कहते हैं, 78-22 के इस गणित पर विचार करिए और हिसाब लगाइए कि हम जिस मुल्क की आलोचना करते हैं कहीं उसके नक्शे कदम पर तो नहीं चल रहे। वैसे वहाँ के लोगों ने जिस तरह के कमेंट्स किए थे, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने, वहाँ के मंत्रियों ने, उनको तो जवाब देना बनता था। बाकी चुहल चलती रहे, और आज आपको कुछ कमेंट्स भी दिखा देते हैं जो इस पूरे प्रकरण पर आए। यशपाल सोलंकी लिखते हैं, इसमें ना कोई खुशी है और ना ही कोई गम, एक खेल है, एक की जीत होती है, दूसरे की हार। खेल को खेल की भावना से खेलें तो हार भी जीत के बराबर, और खेल की भावना से नहीं खेलें तो जीत दर्ज कराना भी हार के बराबर। सभी खिलाड़ी जीत के लिए ही खेलते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के हों या किसी और देश के। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ललन टॉप को वहाँ फॉलो करें। शो के नतीजे, पोल के नतीजे शो में दिखाएंगे। अलग अलग मुद्दों पर राय भी मांगते हैं। हैशटैग यूज़ करिए LTShow और बताइए, उसे हम ललन टॉप शो में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सोमवार को उम्मीद है एक बार फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।